हे गाइस, वेलकम टू MNMM PT नाटी। आज की जो वीडियो है वो रिपीट सेंटेंसेस के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ फॉर पीटी एकेडमिक एंड कोर बोथ। दोनों ही एग्जाम्स में सेम स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करेंगे। तो ये एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है बनानी, जहाँ पे हम हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको परफेक्टली कैसे करना है एग्जाम में, ताकि ज़्यादा मतलब उसको डिटेल में डिस्कस करके इससे अच्छा है टू द पॉइंट डिस्कशन किया जाए कि भाई ऐसे करो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। रीड अलाउड ऑलरेडी डन है, अब रिपीट सेंटेंसेस बना रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर सीक्वेंस में बनाते चले जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम में सीक्वेंस आती है फॉर पीटी एकेडमिक एंड पीटी कोर बोथ। ठीक है, अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले, अगर आपको पीटी एकेडमिक या कोर की कोचिंग चाहिए या फिर आप नाटी की कोचिंग चाहते हैं, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक है। आप उससे भी क्लिक करके हमें हमसे चैट कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो कोचिंग के बारे में। या फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सर्च कर सकते हो MNMMPT नाटी, और वहाँ पे आपको हम दिख जाएंगे। उसके बाद आप हमें चैट करिए, कोचिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ताकि हम आपको बता सकें कि हम आपको कैसे हेल्प करेंगे टू क्लियर दीज एग्जाम्स इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अब रिपीट सेंटेंसेस की बात करते हैं। हमें पता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। रीड अलाउड के बाद आता है 10-12 क्वेश्चंस जो भी हमें आते हैं एग्जाम में। पहले के कुछ क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते हैं, फिर मीडियम होते हैं, फिर हार्ड हो जाते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग में हमें मार्क्स जाते हैं क्योंकि हम सुन रहे हैं पहले तो, फिर हम बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेटेज दोनों में ही जाएगा। इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि इसकी तैयारी तगड़ी की जाए और परफेक्ट की जाए, ताकि दोनों सेक्शंस में अच्छे से मार्क्स आए। अब 3 चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना है जो कि बहुत ही कॉमन है स्पीकिंग के सारे टॉपिक्स में, जो कि है फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन और कंटेंट। ठीक है? अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं। फ्लुएंसी। फ्लुएंसी रिपीट सेंटेंसेस में हमें कैसे ध्यान रखनी है? हमें ये देखना है कि हम सिर्फ़ एक सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं। हमें रीड अलाउड की तरह मतलब 3-4 लाइन नहीं पढ़नी है, या पीटी एकेडमिक वाले जैसे रिटेल लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन करते हैं जहाँ पर इतना सारा बोलना होता है, उतना हमें यहाँ नहीं बोलना है। तो फ्लुएंसी मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अननेसेसरी पॉजेज़ अवॉइड करें, हेजिटेशंस अवॉइड करें। और अगर सेंटेंस बहुत लंबा है और आपको लगता है कि आपको पॉज़ लेना है, तो आप पॉज़ तभी लीजिए अगर जो क्वेश्चन है, जो ऑडियो आपने सुना, उसमें अगर पॉज़ था, तो ही आप पॉज़ लो, अदरवाइज़ आप पॉज़ मत लो। ठीक है? तो वो अगर आप एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो ना, कि अगर क्वेश्चन में पॉज़ है तो मैं पॉज़ लूँगा, अगर क्वेश्चन में पॉज़ नहीं है तो मैं पॉज़ नहीं लूँगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ़ एक पॉज़ है तो मैं एक ही पॉज़ लूँगा, और जहाँ पर उन्होंने पॉज़ लिया मैं वहीं पॉज़ लूँगा। तो इससे आपको पता है कि मुझे कहाँ रुकना है या नहीं रुकना है। तो आपकी फ्लुएंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी रिपीट सेंटेंस में। तो ये सबसे आसान तरीका है फ्लुएंसी बनाए रखने का रिपीट सेंटेंस में। ठीक है? दूसरा है प्रोनंसिएशन। रिपीट सेंटेंस में जो सबसे कॉमन गलती होती है ना, वो होती है सिंगुलर प्लूरल के बीच का कंफ्यूजन एंड प्रेजेंट पास्ट टेंस के बीच का कंफ्यूजन। जब भी आप रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि बस फटाफट सेंटेंस सुन लिया, जल्दबाजी में रिपीट कर दिया, ऐसा मत करिए। ठीक है? जब स्टार्ट आप करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक वीकनेस है या अभी आप नए हो, तो हमेशा उसको थोड़ा स्लो लीजिए। टाइमिंग वाला जो फैक्टर है ना, उसको निग्लेक्ट करिए। टाइम को छोड़ दीजिए प्रैक्टिस करते वक़्त स्टार्टिंग में। पहले टॉपिक मास्टर करिए। एक बार टॉपिक मास्टर हो जाए, फिर टाइमिंग को आप पिक्चर में लाइए कि चलो अब टाइमिंग को भी देखते हैं। जब टॉपिक ही मास्टर नहीं हुआ तो टाइमिंग करके क्या करेंगे हम मास्टर, है ना? तो सबसे पहले लेट्स से मैंने रिपीट सेंटेंस प्ले किया। अब प्ले करने के बाद मुझे उसका मीनिंग समझना है और अपने आप को समझाना है मीनिंग। ठीक है? कि भई ये क्या बात कर रहे हैं? क्या ये बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं या एक चीज़ की बात कर रहे हैं? क्या ये प्रेज़ेंट टेंस की बात कर रहे हैं या पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं? ये अपने आप को एक्सप्लेन करना है, फिर उसको आराम से धीरे-धीरे रिपीट करना है, टाइम को छोड़ देना है कि एग्ज़ाम में तो इतना ही टाइम मिलेगा, 15 सेकंड में मुझे आंसर कंप्लीट करना है, ऑडियो। हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन ऑडियो है दैट विल बी अप टू 9 सेकंड्स, हमें ये मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि आंसरिंग टाइम हमें 15 सेकंड दिया जाता है, जिसमें लेट्स से आपने 6-7 सेकंड में आंसर कंप्लीट किया तो हम
नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये सब हमें पता है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग में, या अगर आप स्ट्रगल करते हो तब इन चीज़ों को पिक्चर में नहीं रखना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक को मास्टर कैसे करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब क्वेश्चन प्ले होता है तो आँख बंद करके क्वेश्चन को सुनिए, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए, बिकॉज़ द रिपीट सेंटेंस जो है वो मेमोरी टेस्ट नहीं है। ठीक है? जब आप एक कोई मूवी देखते हैं, आपने कभी बचपन में कोई मूवी देखी होगी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में लेट्स से, और अचानक उसकी कोई रील सामने आ जाए तो सारी मेमोरीज़ सामने आ जाती है ना? सारे डायलॉग्स याद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने सिर्फ़ सुनी नहीं थी मूवी, आपने ध्यान से देखी है और आपने उसकी स्टोरी को समझा है, मीनिंग को समझा है। क्योंकि मीनिंग समझने में आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको वो याद रहा लंबे समय तक। ठीक है? और यहीं पर मैं एक जापानीज़ मूवी प्ले कर दूँ, जिसमें कोई सबटाइटल नहीं है, और मैं आपको बोलूँ कि अब इसको रिपीट करके डायलॉग को दिखाइए, तो आप क्या कर पाएँगे? कंसिडरिंग आपको जापानीज़ नहीं आती, नहीं कर पाएँगे, है ना? क्योंकि आपने सिर्फ़ सुना, समझा नहीं ना, आपको वो डायलॉग समझ में कैसे आएगा? तो जब सिर्फ़ सुनते हैं और समझते नहीं हैं, वो चीज़ मेमोरी में रखना बड़ी मुश्किल है। समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। अब क्योंकि ये सेंटेंस फटाफट शुरू होके कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं है इसको डाइजेस्ट करने का। इसीलिए अगर हम थोड़ा-सा सुनने के साथ-साथ समझने में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो हमारी मेमोरी में टिक जाएगा थोड़े सेकंड्स के लिए, और फिर हम उसको आसानी से रिपीट कर लेंगे। तो आँख बंद करके हमें क्वेश्चन सुनना है, नोट टेकिंग चाहे आप अवॉइड करिए, क्योंकि कभी-कभी सेंटेंस इतने फास्ट होते हैं कि नोट्स लिख तो शायद हम लें, पर फिर पढ़ पाएँगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई-कोई स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए नोट्स। पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स नोट्स रिपीट सेंटेंस में स्ट्रगल करते हैं अपनी पढ़ना, क्योंकि वो हैंडराइटिंग बड़ी शैबी सी हो जाती है ना? तो चाहे आप अवॉइड करिए, आँख बंद करके जैसे मैंने कहा अपना क्वेश्चन सुनिए, जब वो क्वेश्चन बोलते हैं तो उसके फिर ऑब्वियसली आँख खोल दीजिए, फिर उसके मीनिंग को समझाइए अपने आप को प्रैक्टिस करते वक़्त, कि इसका क्या मीनिंग है, प्लूरल, सिंगुलर, पास्ट, प्रेज़ेंट, और फिर उसको आराम से धीरे-धीरे रिपीट करिए। इससे क्या होगा, क्या क्योंकि आप सिंगुलर, प्लूरल में कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, प्रेज़ेंट, पास्ट में कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, कोई बड़ा वर्ड है तो उसको आप आराम से बोलेंगे मुँह खोल के, ताकि आपका प्रोनंसिएशन क्लियर हो और कंप्यूटर को समझ लगे कि आप बोल क्या रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये, वरना नंबर हमारे आने नहीं है स्पीकिंग में, है ना? अब कंटेंट की बात करते हैं। अब कंटेंट जो है वो फ्लुएंसी और प्रोनंसिएशन के कंपैरेटिवली थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, पर है इम्पोर्टेंट वो भी है। अगर मैं बात करूँ तो फ्लुएंसी 5 नंबर की है, प्रोनंसिएशन 5 नंबर का है, और कंटेंट 3 नंबर का है। तो टोटल 13 मार्क्स हो जाते हैं। कंटेंट में अच्छी बात ये है कि अगर मैं 50% से ज़्यादा बोलता हूँ, कंटेंट मतलब सेंटेंस, करेक्ट सीक्वेंस में बोलना ज़रूरी है। अगर मैं करेक्ट सीक्वेंस में 50% से ज़्यादा सेंटेंस बोल लेता हूँ, तो मेरे कंटेंट में 3 में से 2 नंबर आ जाते हैं, ठीक है? अगर मैं 50% से कम बोलता हूँ, तो सिर्फ़ 1 नंबर आता है, और 100% बोलूँगा तब तो पूरा का पूरा 3 में से 3 मिल ही जाएगा। तो हमें ये ट्राई करना है कि ईज़ी और मीडियम सेंटेंसेस में हम प्रैक्टिस करते वक़्त टारगेट 100% लेके चलें। लेकिन जो हार्ड वाले हैं, जो बहुत लंबे हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, उसमें हम 100% के चक्कर में फ्रस्ट्रेट ना हो, टाइम ना खराब करें, उसमें केवल टारगेट कर लो मोर देन 50%। वहाँ पर आप 2 नंबर ले लो कंटेंट के 3 में से, और आपके लिए इनफ है, इवन इफ योर डिजायर्ड स्कोर इज़ द हाईएस्ट बैंड। ठीक है? जैसे एकेडमिक वालों को 8 चाहिए होता है, या कोर वालों को सीएलबी 9 चाहिए होता है। तो ये हाईएस्ट के लिए भी ठीक रह जाएगा, ठीक है? ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल प्ले करूँगा, और उसको प्ले करके मैं ये दिखाऊँगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम में कैसे करना है नहीं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ताकि हम परफेक्शन पे पहुँचे और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, ठीक है? Please stop writing as soon as the teacher asks. अब मैं अपने आप को समझाऊँगा। प्लीज़ स्टॉप राइटिंग एज़ सून एज़ द टीचर आस्क्स, मतलब बंद करना है हमें लिखना, जैसे ही टीचर हमें कहे, ठीक है? और आपकी अगर कोई और फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप उसमें अपने आप को समझाइए, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही समझाना है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में समझा लो अपने आप को। आप भई जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें समझाओ, बट
फर्स्ट लैंग्वेज में जब हमें कोई चीज़ अपने आप को हम समझाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी क्लिक होती है। तो ये हो गया। अब मैंने अपने आप को समझाया कि भाई प्लीज स्टॉप राइटिंग एज सून एज द टीचर आस्क्स। आस्क्स, वो एस हमें पता होना चाहिए कि यहां पे एस है। समझा लिया, अब इसको एक दो बार रिपीट कर लो, प्लीज स्टॉप राइटिंग एज सून एज द टीचर आस्क्स। अब मुझे मालूम है कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। हर सेंटेंस जो आपके लिए प्ले किया जाता है उसका कोई लॉजिक और मीनिंग होता है, तभी वो आपके लिए, वो आपको कहा गया है कि रिपीट सेंटेंस। आपको अपना कोई कंट्रीब्यूशन सेंटेंस में नहीं देना है। आपको ये जो क्वेश्चन आपके लिए प्ले किया गया है इसमें अपनी तरफ से ना कुछ ऐड करना है, ना आपको एक भी वर्ड रिमूव करना है, और आपको पूरे सेंटेंस का सीक्वेंस बनाए रखना है, सेम टू सेम सीक्वेंस में रिपीट करना है विदाउट मेकिंग अ सिंगल चेंज। तो अगर क्वेश्चन है प्लीज स्टॉप राइटिंग एज सून एज द टीचर आस्क्स, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, प्लीज स्टॉप राइटिंग एज सून एज द टीचर आस्क्स। मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा, तभी इसका नाम रिपीट है। डिस्क्राइब द सेंटेंस, समराइज द सेंटेंस, शेयर योर ओपिनियन फॉर द सेंटेंस, ऐसा कोई नाम नहीं है, है ना। रिपीट का मतलब है यू विल स्पीक द सेम थिंग अगेन विदाउट मेकिंग अ सिंगल चेंज, ये उसका मीनिंग होता है। मतलब हमें सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना है, तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया कि ठीक ठाक सा सेंटेंस हमने कर लिया। थोड़ा सा और लंबा सेंटेंस करके देखते हैं कि उसमें भी कैसे अपने आप को समझाया जाए। ठीक है। सो लेट्स से मैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस लेता हूं। This lecture will discuss 3 different areas of digital technology. अब इसमें भी समझाइए। दिस लेक्चर विल डिस्कस 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा लंबा था कंपेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है। अब इसको भी मुझे धीरे धीरे अपने आप को समझाना है। जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ, दिस लेक्चर डिस्कस 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ, ऐसे नहीं बोलना है फटाफट पैनिक में। आराम से करिए। एक दिन तो अपने आप को ना, मतलब छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है वैसे अपने आप को सिखाइए। ये मत सोचिए कि नहीं, दिस लेक्चर विल डिस्कस 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, फटाफट बोल दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है ना। आराम से अपने आप को समझाओ, दिस लेक्चर विल डिस्कस 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। समझाया अपने आप को एक दो बार कि भाई इसका मीनिंग क्या निकलता है, फिर प्रॉपर फ्लो में बोल दो, दिस लेक्चर विल डिस्कस 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना। तो एक दो दिन तो अपने आप को ऐसे ही ट्रेन करिए, सुनिए, मीनिंग को अपने आप को समझाइए, और फिर थोड़ा थोड़ा करके बोलिए और फिर एक साथ बोलिए। इससे रिपीट सेंटेंसेस बहुत अच्छे होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये जब तक रिपीट सेंटेंसेस आपके मास्टर ना हो जाए, जो कि 1 हफ्ता लग जाएगा अगर आपका बिगिनिंग है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद आप देखोगे कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने जैसे ही सेंटेंस सुनना है, आप उसका मीनिंग अपने आप अपने दिमाग में रजिस्टर करोगे और आप उसको रिपीट कर लोगे। ठीक है। अब बड़े सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते वक्त या डिफिकल्ट करते वक्त क्या करना है उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। The free workshop will be conducted this Wednesday on the 4th floor of the department. अब हमें एग्जाम में पता है कि बीप के बाद ही बोलना है। ठीक है। अब ये लंबा सेंटेंस है। ठीक है। द फ्री वर्कशॉप, अब उसके बाद है व्हेन एंड वेयर। भाई कहां कंडक्ट की जाएगी, कब कंडक्ट की जाएगी, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है। द फ्री वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड। ठीक है। कहां पर, कब कंडक्ट की जाएगी, वेंसडे को। कहां कंडक्ट की जाएगी, 4th फ्लोर ऑफ द डिपार्टमेंट। अब कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस कंफर्टेबल होते हैं बोलना। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट हाफ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लास्ट हाफ कंफर्टेबल होते हैं बोलना। तो ये आपको आपकी प्रैक्टिस के दौरान पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर एक सेंटेंस लंबा है तो मैं सुनकर, क्या मैं हाफ अगर बोलना चाहूं मास्टर करने के लिए लंबे वाले सेंटेंसेस, मोर देन हाफ लेके चलिए, तो क्या मैं फर्स्ट वाला सेक्शन बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं या लास्ट वाला सेक्शन। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको लास्ट हाफ वाला बोलना है, The free workshop will be conducted this Wednesday on the 4th floor of the department. दिस वेंसडे ऑन द 4th फ्लोर ऑफ द डिपार्टमेंट,
ये हो गया लास्ट हाफ वालों का कंफर्ट ज़ोन, ठीक है? तो इतना अगर आपने बोल लिया तो आप ठीक है। अब फर्स्ट हाफ वालों का कंफर्ट ज़ोन मैं बताता हूँ। The free workshop will be conducted this Wednesday on the fourth floor of the department. द फ्री वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड दिस वेडनेसडे। ये हो गया फर्स्ट हाफ वालों का कंफर्ट जोन। तो ये आपको डिसाइड करना है। जैसे अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मैं कोई भी सेंटेंस अगर सुनता हूं, तो मैं फर्स्ट से ही उसको रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं उसका मीनिंग समझ रहा हूं। तो मुझे पता है कि ये यहां पर एक फ्री वर्कशॉप की बात कर रहे हैं। मुझे अपने आप को मीनिंग समझाना है। याद है मैंने बताया प्रैक्टिस करते वक्त कि भाई एक फ्री वर्कशॉप हो रही है, दैट विल बी कंडक्टेड कब? दिस वेंसडे। कहां? फोर्थ फ्लोर ऑफ द डिपार्टमेंट पे। ठीक है। तो एक चीज है जो कंडक्ट हो रही है, कब कंडक्ट हो रही है, कहां कंडक्ट हो रही है, ये है सेंटेंस। क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस लंबा हो गया। तो प्रैक्टिस करते वक्त 100% मत टारगेट करिए। अगर आप 50% से ज्यादा बोल ले रहे हो ऐसे लंबे सेंटेंस में, यू शुड बी हैप्पी विद इट। लेकिन वो जितना भी आपने बोला वो करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो या लास्ट सेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सीक्वेंस मेंटेन करिए। और ये जो पूरा सिलसिला है ना कि आपने पहले इजी सेंटेंसेस शुरू किए, फिर मीडियम वाले किए, पहले 2-3 दिन इजी वाले करिए, फिर 2-3 दिन मीडियम वाले करिए, फिर 2-3 दिन हार्ड वाले करिए, ऐसे करिए। और जब आप रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो 5-10 सेंटेंस करके मत उठ जाइए। कम से कम 20, 25, 30 सेंटेंसेस करने चाहिए, तब जाके वो फ्लो बनता है। तो 1 हफ्ता तो ऐसे ही करिए जहां आप सुने, समझें, अपने आप को समझाएं, टुकड़ों में रिपीट करें और फिर पूरा फ्लो में रिपीट करें। 1 हफ्ता ये करके देखिए, उसके बाद आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी। फिर आप सिंपल एग्जाम में जैसे करना है वैसे करिए, व्हिच इज लिसन टू अ सेंटेंस, कीप योर आईज क्लोज्ड सो दैट यू आर फोकस्ड। उसके बाद जब बीप साउंड बजता है अपनी आंखें खोल लो, एंड आंखें खोलने के बाद पूरा सेंटेंस फ्लुएंटली, क्लियरली, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द कंटेंट रिपीट कर लो, सो दैट आपके स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों के मार्क्स आए। ठीक है। ये इस तरीके से रिपीट सेंटेंसेस करने चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे ऑडियोज वो अपने पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। हम उन सारे ऑडियोज को सुनते हैं और उनको बताते हैं कि क्या गलत सही चल रहा है। भाई अम, जैसे एक और कॉमन गलती बताऊं, बड़े बड़े वर्ड्स तो आप देखना आप बोल लेंगे, लेकिन द, एन, ऑफ, इन, ये सब वर्ड्स में आप गलतियां करेंगे। तो ये कोई सुनने वाला टीचर हो और आपको बताने वाला हो, तो आप जल्दी उस पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिर हम हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं उनके पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में, जब हम उन्हें फीडबैक देते हैं, विच इज ऑब्वियसली वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक। वी डू नॉट बिलीव इन ग्रुप फीडबैक्स एट ऑल। और वो सातों दिन हफ्ते के उनको मिलता है, जिससे उनकी इंप्रूवमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। ठीक है। सो आई विल टेक योर लीव नाउ। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी है कोचिंग रिलेटेड, आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर एवरीवन।